हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो भाई? सभी आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसी के साथ साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि अपन ने पिछली एक क्लास जो है अपन की हो चुकी है, जिसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। तो अब अपना जो फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो कल अपन ने जो है विद्यालय के बारे में पढ़ा था कि हमारा विद्यालय कैसा होना चाहिए, किस आधार पर अपन को विद्यालय का निर्माण करना चाहिए, पाठ्यक्रम के आधार पर, बच्चों की संख्या के आधार पर, और भी कई सारे पॉइंट जो है अपन ने देख लिए थे। अब उसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं और भाई सभी जुड़ जाइए इसी के साथ में। तो देखो यहाँ पर आगे चलते हैं भाई अपन। हाँ, देखो भाई, यहाँ पर अपन आगे देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल के भवन या इमारत का निर्माण। सबसे पहली बात तो प्राइमरी स्कूल क्या है? प्राइमरी यानी कि जो छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है, फर्स्ट क्लास से लेकर के जो 5वीं क्लास तक के लिए, वो होता है प्राइमरी स्कूल। उसमें क्या कहा है कि प्राइमरी स्कूल के भवन यानी कि जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसका जो निर्माण है वो किस तरह से करना चाहिए, किससे करवाना चाहिए दोस्तों, वो सारी चीजें अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो क्या करना है इसमें? कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो भाई देखो आगे चलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि प्राइमरी स्कूल की जो इमारत होती है, क्या प्राइमरी स्कूल की जो इमारत है दोस्तों, उसके बारे में देख रहे हैं अपन यहाँ पर कि ये इमारत सभी आवश्यक सुविधाओं से क्या होनी चाहिए? युक्त होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, वहां पर छोटे बच्चे होंगे, क्या होंगे? छोटे बच्चे होंगे, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखना है। वहां पर सारी चीजें जो बनाई जाएंगी, जो व्यवस्था की जाएगी, सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। यानी कि बच्चों की सुरक्षा भी वहां पर एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, स्कूल की बात करें तो स्कूल भवन का निर्माण बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो कि समझदार नहीं होते इतने। ठीक है, समझदार नहीं होते भाई, उनको समझानी पड़ती हैं सारी चीजें। ठीक है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे खेलकूद की दृष्टि से हो, चाहे पढ़ाने की दृष्टि से हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए सबसे पहले किसी कुशल इंजीनियर या नक्शानवीस से भवन का नक्शा तैयार करवाना चाहिए। बिल्कुल भाई, अगर हम घर का भी नक्शा तैयार करवाते हैं या किसी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करवाते हैं, तो भाई किसी इंजीनियर से नक्शा तैयार करवाते हैं ना। तो इसी तरह से एक इंजीनियर से उस भवन का यानी कि जो स्कूल की बिल्डिंग है उसका क्या करवाना है? अपन को नक्शा तैयार करवाना है कि भाई यहाँ पर जो हवा की यानी कि जो हवा है वो सुचारू रूप से आए सभी कमरों के अंदर, सभी कक्षों के अंदर, चाहे वो प्रिंसिपल कक्ष हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का कमरा हो, कक्षा यानी कक्षा कक्ष हो, चाहे अध्यापक का कक्ष हो। ठीक है, यानी कि वहां पानी की सुविधा दोस्तों, कमरों के बीच में समन्वय बना रहे, यानी कि जो प्रिंसिपल है, जो प्रधानाध्यापक है, उसकी सारे कमरों पर नजर रहे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कुशल इंजीनियर या नक्शानवीस से भवन का नक्शा तैयार करवाना चाहिए, उसी के अनुसार निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, सही योजना के अभाव में बना भवन शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाता। यदि कोई काम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करते हैं तो भाई या तो वो काम होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो तरीके से नहीं होगा यार। ठीक है, यानी कि वो काम बिगड़ जाएगा। इसके बाद अगर भारतवर्ष में सामान्यतः निम्न प्रकार से स्कूल बनाए जाते हैं। अब स्कूलों के प्रकार देखते हैं अपन, किस किस प्रकार के स्कूल बनाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहला स्कूल का प्रकार है अपना भीतर प्रांगण वाला स्कूल। भीतर प्रांगण भवन वाला स्कूल यानी कि जिसके दोस्तों, जैसे कि ये देखो, ये एक स्कूल का नक्शा है। कैसा है? एक स्कूल का नक्शा है दोस्तों, जिसमें ये देखो एक प्रवेश द्वार है, यानी कि जहां से स्कूल के अंदर एंट्री होती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर दोस्तों ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, यहाँ पर टीचर्स का ऑफिस है, यानी कि अध्यापकों के लिए कक्ष बनाया गया, यहाँ प्रिंसिपल का ऑफिस है। उसके चारों तरफ दोस्तों यहाँ पर कई लाइब्रेरी की बात करें, उसके अलावा पुस्तकालय की बात करें, और दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो 4-4 नंबर लिखा हुआ है ना, ये कक्षा कक्ष है, यानी कि स्टूडेंट के जो बैठते हैं, जहां स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, ये जो स्थान है दोस्तों, ये वाला जो है इसको कहते हैं प्रांगण। प्रांगण यानी कि खुला स्थान जहां पर प्रार्थना सभा होती है, जहां पर बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। ठीक है, वो सारी सुविधाएं होती हैं। तो देखो यहां पर पढ़ते हैं कि भीतर प्रांगण वाला भवन। इस प्रकार के स्कूल भवन में चारों ओर कक्षाएं बनी होती हैं, बीच में खुला प्रांगण होता है। क्या होता है? चारों तरफ तो कक्षाएं हैं दोस्तों, और बीच में क्या है? खुला प्रांगण है। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों? ये 7 नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये है वरामदा। गैलरी होती है ना, गैलरी, वो वरामदा है दोस्तों। स्कूल बना हुआ है, स्कूल में कमरे बने हुए, कमरों के बाहर बरामदे जो होते हैं ना, क्या बरामदे, जो खुला बरामदा होता है वो है। इसके बाद अपन बात करें, यह प्राइमरी स्कूल के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। जो वरामदा होता है दोस्तों, जो प्रांगण होता है, वो स्कूल के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से भी लाभदायक होता है। क्या दोस्तों?
देखो चारों ओर कक्षाएं बनी होती हैं, बीच में एक प्रांगण होता है। ये बच्चों के जो छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है उनके लिए देखी जाए ये सुविधा जो होती है, इस तरह से जो स्कूल का निर्माण किया जाता है बहुत सुविधाजनक होता है सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि ये खुला नहीं है। अगर सोचो ये खुला स्कूल होता है, यहाँ पर आगे की तरफ इस तरह प्रवेश द्वार नहीं होता, इस तरह से कक्षा कक्ष नहीं होते, बिल्कुल खुला होता। और दोस्तों साइड में स्कूल के में क्या होती, सामने ही कोई हाईवे या सड़क जा रही होती। अब वहां पर दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा खतरा रहता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो छोटे बच्चों के स्कूल के लिए जो स्कूल है बिल्कुल क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। तथा सभी कमरों में प्रकाश और वायु की उचित व्यवस्था भी रहनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहां पर देखो अपन ने क्या देखा, ये सुरक्षा की दृष्टि से लाभदायक होता है। बच्चे बीच में प्रांगण में खेल कूद कर सकते हैं तथा सभी कमरों में प्रकाश और वायु की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, देखो यहाँ पर जैसे ये कमरे हैं, इनमें दोस्तों यहाँ पर ये बरामदा है, पीछे की तरफ क्या होती है, खिड़कियां होती हैं, यानी कि आराम से धूप आ सके, क्या आ सके भाई, धूप आ सकती है, ठीक है। हवा का संचरण आसानी से हो सकता है, क्योंकि बच्चों को दोस्तों वहां पर की जो आंखें हैं उन पर इतना गहरा प्रभाव ना पड़े कि वहां पर लाइटों की ज्यादा रोशनी हो जाए। यदि दोस्तों ये कमरे बिल्कुल कैसे हो जाएं, बिल्कुल बंद हो जाएं, बिल्कुल बंद यानी कि यहां पर प्रकाश ना पहुंचे, प्रकाश नहीं पहुंचेगा दोस्तों, तो क्या होगा, वहां पर लाइटें ज्यादा लगानी पड़ेंगी दोस्तों, जो कि वो भी बच्चों की कह सकते हैं आंखों के लिए फायदा नहीं है। और दोस्तों यदि हवा नहीं पहुंच पाएगी तो दोस्तों वहां पर दम घुटने वाला माहौल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं दोस्तों वहां पर एक क्लास के अंदर कई सारे बच्चे बैठेंगे दोस्तों, वहां पर जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। इस प्रकार के भवन सामान्यतः निम्न कक्ष होते हैं। देखो ये जो भवन बने हुआ है, ये जो भवन बना हुआ है, इसमें अपन देखते हैं जैसे कैसे कैसे कक्ष बना होता है, कहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस बना होता है, कहाँ पर कक्षा कक्ष है, कहाँ पर अध्यापक का कक्ष है। तो ये देखो, तो सबसे पहले जैसे कि इसमें लिखा हुआ प्रधानाचार्य का कक्ष, यानी कि प्रिंसिपल का ऑफिस जो होता है। जैसे कि दोस्तों ये जो है 9 नंबर जो है, ये दिखा, ये लिख रहा भाई, देखो 9 नंबर क्या, प्रवेश द्वार, यानी कि यहाँ से अपन ने स्कूल में क्या किया, एंट्री कर ली, यहाँ से स्कूल में अपन ने एंट्री कर ली। अब एंट्री कर ली तो स्कूल के राइट साइड में देखो, तो ये एंट्री करने पर प्रवेश द्वार जो है यहां से दोस्तों इसके जो राइट साइड है, यानी कि जो दाईं ओर है, यहां पर 1 नंबर पर ये कौन है भाई, ये प्रिंसिपल का कक्ष है, प्रिंसिपल का कमरा है, ठीक है, ऑफिस है। और दोस्तों राइट लेफ्ट साइड पर कौन है, यहां पर है जो कक्षा, जो अध्यापकों का कक्ष है, किसका, तो अध्यापकों का कक्ष है। यहां पर स्टाफ रूम जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, स्टाफ रूम, ठीक है। यहां पर 1 नंबर के बाद जो 2 नंबर है दोस्तों, ये वाला, ये क्या है भाई, तो देखो 2 नंबर पर है कार्यालय। कार्यालय दोस्तों जहां पर अपने स्कूल के जो बाबू होते हैं, एलडीसी वगैरह होते हैं, जो स्कूल के सारे ऑफिस जो वर्ग होते हैं उनको संभालने का कार्य करते हैं दोस्तों, तो वो 2 नंबर पर हो गए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे 3 नंबर पर अपने अध्यापकों का कक्ष हो गए। 4 नंबर जो है, देखो ये सबसे ज्यादा 4 नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है इसमें, तो दोस्तों ये है कक्षा कक्ष। कैसे हैं, इनको बोलते हैं कक्षा कक्ष, यानी कि स्टूडेंट्स के जो कमरे हैं जहां पर स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं। उसके बाद 4 नंबर के बाद आया 5 नंबर। 5 नंबर दोस्तों ये है पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब समझे, अपनी जो लाइब्रेरियां होती हैं वो लाइब्रेरी कक्ष है दोस्तों, ये 5 नंबर, ठीक है। 6 नंबर दोस्तों ये क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों हॉल। हॉल यानी कि एक बहुत बड़ा कमरा जिसमें स्कूल के सारे विद्यार्थी आ सकें, क्या आ सकें, स्कूल के सारे विद्यार्थी एक छत के नीचे बैठ सकें, ठीक है, वो स्थान है। यानी कि दोस्तों एक ये अपना खुला स्थान था, ये एक बंद स्थान है जहां पर सारे स्कूल के बच्चे एक साथ आ सकें, ठीक है, ये वो स्थान है। उसके बाद आता है दोस्तों 7वां नंबर है बरामदा। देखो ये रहा बरामदा, यानी कि गैलरी। हर कमरे के आगे दोस्तों क्या है, एक स्थान, ऐसा ऐसी जगह दोस्तों जो ऊपर से तो छत होगी लेकिन आगे से ये खुले होंगे, ठीक है, इनमें खुले होंगे। उसके बाद है दोस्तों गैलरी होती है, एक तरह से कह सकते हैं गैलरी नुमा, ठीक है। 8वां नंबर आता है प्रांगण, ये वाला ही है दोस्तों, ये 8वां नंबर क्या है, प्रांगण, यानी कि खुला स्थान, यहाँ पर प्रार्थना होती है अपनी, अपन खेलकूद करते हैं, जो बच्चे खेलकूद करते हैं स्कूल में, वो स्थान। और 9वां है अपना प्रवेश द्वार। आशा करता हूं आपको यहां तक ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखो अब स्कूल का एक प्रकार है जैसे कि अभी देखा था, जिसमें दोस्तों अंदर की तरफ प्रांगण है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्कूल का एक अन्य प्रकार है जिसका नाम है दोस्तों एल आकार के कमरे। कैसे, एल आकार के कमरे। एल आकार के कमरे कैसे होते हैं दोस्तों, ऐसे आप सीधे कमरे इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं, ये एल आकार के कमरे होते हैं, यानी कि इस तरह से दोस्तों ये बने होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो एल आकार के कमरे में क्या होता है, एल आकार के स्कूल भवन एक सीधी पंक्ति में बनाए जाते हैं। कैसी पंक्ति में, एक सीधी पंक्ति में, ज्यादातर इस तरह से होती है, एक सीधी पंक्ति में बनाए जाते हैं, तथा उसी सीधी दिशा में कक्षाएं निर्मित होती हैं दोस्तों, उसी सीधी दिशा में ही कक्षाएं क्या होती हैं, निर्मित होती हैं, ठीक है। इस प्रकार की संरचना के कारण भवन में व्यवस्था बनाए रखना बहुत सरल होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब यदि देखें अपन यहाँ पर, जैसे कि ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है दोस्तों, ये अपना स्कूल है, इस तरह से एल आकार का
यहाँ पर दोस्तों स्कूल के ये कह सकते हैं, ये प्रवेश द्वार, ये क्या हो गया अपना यहाँ पर, तो जैसे कि ये दोस्तों अपना यहाँ से स्कूल में प्रवेश करें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना क्या प्रवेश द्वार है, यहाँ पर सामने ही प्रिंसिपल का ऑफिस है, तो ये प्रिंसिपल का ऑफिस रहेगा, जिससे कि दोस्तों सभी कक्षों पर प्रिंसिपल की नजर रहेगी, यानी कि समन्वय बना रहेगा। क्या बना रहेगा, एक व्यवस्था जुड़ी हुई रहेगी। प्रिंसिपल के कक्ष के बगल में आप कह सकते हैं अध्यापक कक्ष हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं अपन ये वाला जो है अपने, जैसे कि पिछली क्लास में अभी पिछली जो स्लाइड पर था, जैसे कि ये वाला जो दूसरा नंबर जो था जिसमें अपने कार्यालय था, क्या था, कार्यालय वर्ग, यानी कि ऑफिस वर्ग वाले जो एलडीसी बाबू होते हैं वो बैठे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एल आकार का कमरा अपना बन जाता है। क्या, एल आकार का कमरा। एल आकार के कमरे के कारण ये क्या करा है कि एल आकार का भवन जो होता है वो संरचना की दृष्टि, संरचना के कारण भवन में व्यवस्था बनाए रखना भी बहुत सरल होता है। क्या, एल आकार के जो भवन बनाते हैं उससे सुरक्षा और दोस्तों कह सकते हैं भवन में जो व्यवस्था है वो बनाए रखने में सरल होता है, और कक्षाओं तक पहुंच भी सुविधाजनक भी रहती है। कक्षाओं तक पहुंच कैसी रहती है, बहुत सुविधाजनक रहती है। यह प्रकार का भवन कम क्षेत्र में भी आसानी से बनाया जा सकता है। यह इस प्रकार के जो भवन होते हैं वो कम क्षेत्रफल में बनाए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ज्यादा क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्राइमरी स्कूलों के लिए उपयोगी माना जाता है। किसको, एल आकार के जो भवन है इनको भी प्राइमरी स्कूलों के लिए क्या माना जाता है, बहुत उपयुक्त माना जाता है। आगे चलें, आगे चलो। ई आकार के भवन कैसे, अब हमने अभी देखा एल आकार के भवन, अब देखते हैं ई आकार के भवन। देखो दोस्तों, ई आकार के स्कूल भवन में दोनों ओर बरामदे बने होते हैं। क्या बने होते हैं, दोनों ओर बरामदे। बरामदे का मतलब अभी बताया था गैलरी, वो बरामदा यानी कि दोस्तों कह सकते हैं वो बरामदा यानी कि गैलरी की की बात हो रही है। किसकी, गैलरी की, प्रांगण नहीं, बरामदा, बरामदा यानी कि गैलरी। जैसे कि देखो ये कमरे हैं दोस्तों, ये कमरे हैं सारे के सारे। इन कमरों के इधर की तरफ देखें, इन कमरों के इधर भी देखें, तो दोनों तरफ क्या बने हुए हैं दोस्तों, गैलरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, गैलरी बनी हुई है, यानी कि बरामदे बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। गैलरी बनी हुई है, देखो यहाँ पर भी गैलरी बनी हुई है, यहाँ पर भी गैलरी है, यहाँ पर भी गैलरी है, यहाँ पर भी गैलरी है। यानी कि दोस्तों इन कमरों के एक तरह के कह सकते हैं चारों तरफ क्या बने होते हैं, बरामदे बने होते हैं, ठीक है। दोनों ओर क्या बने होते हैं, बरामदे बने होते हैं। यह भवन वर्षा और धूप, क्या दोस्तों, वर्षा और धूप से बचाव की दृष्टि से सुविधाजनक होते हैं। जो ई आकार के भवन होते हैं दोस्तों, वर्षा और धूप दोनों से बचाव की दृष्टि से क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। इसमें वायु का आवागमन सुचारू रूप से होता है। किसका, जो वायु है उस वायु का आवागमन चारों कह सकते हैं चारों तरफ से सुचारू रूप से होता है। देखो कैसे, ये जो चार नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, सारे के सारे दोस्तों कक्षा कक्ष यानी कि स्टूडेंट्स रूम है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि ये तो गैलरी है, बरामदा है, यानी कि इनके तरफ ये क्या है दोस्तों, गैलरी है, यानी कि इधर गैलरी है। पीछे की तरफ से ये खुला कैसे है, देखो यहाँ पर अपने रोशनदान लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, प्रत्येक कमरे में एक रोशनदान यानी कि खिड़कियां लगी हुई हैं। ये खिड़कियां जहां से दोस्तों प्रकाश भी आता है, जहां से हवा का संचरण भी होता है, यानी कि इधर से हवा आएगी, इधर से हवा निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर अपना क्या होंगे, यहाँ पर एक कमरा है तो इसके अंदर दो दरवाजे होंगे दोस्तों। क्या होंगे, दो दरवाजे होंगे या एक दरवाजा होगा, यानी कि हवा यहाँ से प्रवेश करेगी तो रोशनदान से होकर निकल जाएगी, रोशनदान से आएगी तो इधर से होकर के निकल जाएगी, ठीक है। इस तरह से हवा का संचरण दोनों तरफ से होगा, ठीक है। इसमें वायु का आवागमन सुचारू रूप से दोस्तों होता है, जिससे कक्षाएं हवादार और प्रकाश युक्त रहती हैं। शैक्षिक दृष्टि से भी इस प्रकार का भवन उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। अब इसको तुम आराम से देख लो भाई, यहां से इसको देख लो, देख करके इसको बनाना सीख लो। अब देखो यहां पर जैसे कि बात करें, इसमें प्रवेश द्वार कहां पर है, ये रहा अपना प्रवेश द्वार 9 नंबर पर, ये अपना प्रवेश द्वार हो गया दोस्तों, 9 नंबर पर प्रवेश द्वार है, ठीक है। इसके बाद 1 नंबर पर वही प्रिंसिपल का ऑफिस हो गया अपना, ये रहा भाई साइड में 1 नंबर पर प्रिंसिपल ऑफिस। 3 नंबर जो है भाई इस पर क्या है, तो वही स्टाफ कक्ष यानी कि अध्यापकों के लिए दोस्तों। 3 नंबर पर देखो यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर अध्यापकों के लिए कक्ष है। उसके बाद है दोस्तों कक्षाओं के कमरे, तो ये रहे भाई देखो कक्षाओं के कमरे। 2 नंबर पर कक्षाओं के कमरे, वो 4 नंबर, 2 नंबर पर तो दोस्तों कार्यालय, 2 नंबर पर कार्यालय यानी कि जो ऑफिस वर्क जो होता है वो होता है, तो ऑफिस वर्क के लिए कार्यालय बने हुए हैं दूसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या है, कक्षाओं के कमरे। देखो ये रहा 4 नंबर, यहां से ये रहा भाई 4 नंबर, ठीक है। 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, स्टूडेंट्स के लिए रूम, किसके लिए, स्टूडेंट्स के रूम है। इसके बाद है दोस्तों 5वां नंबर हॉल, मैंने पहले ही बताया था हॉल के बारे में। देखो
5वां नंबर हॉल है। ये रहा भाई देखो हॉल, यानी कि इस तरह से दोस्तों यहाँ से खुला हुआ है, यानी कि यहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं, यहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में। तो ये एक ऐसा इतना बड़ा कमरा है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स, यानी कि एक छत के नीचे कमरे के अंदर पूरे स्कूल के बच्चे जो है वो बैठ सकते हैं, तो वो उसको होता है बड़ा हॉल, ठीक है भाई। इसके बाद 6वां नंबर है यहाँ पर बरामदा। ये रहा भाई देखो बरामदा, ये गैलरी, ये गैलरी, ये गैलरी है भाई। तो इस तरह से यहाँ पर गैलरी नुमा जो बरामदे हैं वो बने हुए हैं, ठीक है, गैलरी बनी हुई है। कमराओं के जो कमरे होते हैं उनके आगे जो है खुला स्थान। उसके बाद है दोस्तों पुस्तकालय। 7वां नंबर पुस्तकालय, देखो ये रहा भाई पुस्तकालय, ये रहा लाइब्रेरी, ये रही तुम्हारी भाई लाइब्रेरी, ठीक है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या है लाइब्रेरी, यानी कि प्राइमरी स्कूल की अपन बात कर रहे हैं। और 8वां नंबर है दोस्तों प्रांगण। ये रहा भाई देखो खुला स्थान, जहां पर प्रार्थनाएं होती है, क्या होती है, प्रार्थना होती है, तो ये रहा खुला स्थान, ठीक है, ये खुला स्थान है। इसके बाद है अपना प्रवेश द्वार, ये लास्ट में दिखा दिया गया है। यहाँ से स्कूल में एंट्री करते हैं अपन, ठीक है, स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई ना सारी की सारी? नहीं आई हो तो बता दो, तुमको दोबारा आते बताएंगे। चलो भाई आगे चलें। हाँ भाई आगे चलें तो देखो अब नंबर आता है दोस्तों एच आकार का भवन। किस आकार का? एच आकार का भवन। देखो ये देख सकते हो, यानी कि एच आकार की बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग कैसी? एच आकार की। दोस्तों एच आकार का स्कूल भवन प्रबंध, नियंत्रण और अन्य शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। यानी कि एच आकार का जो स्कूल भवन है वो प्रबंधन यानी कि दोस्तों मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट की दृष्टि से, नियंत्रण यानी कि दोस्तों कंट्रोल, यानी कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है उस दृष्टि से, स्कूल को कैसे कंट्रोल में रखना है इस दृष्टि से, शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से, ठीक है, शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है। कौन से आकार का? एच आकार का। तो यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है कि कौन से आकार का जो स्कूल है वो प्रबंधन, नियंत्रण और दोस्तों शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है, तो कौन सा है? एच आकार का स्कूल, ठीक है। इस प्रकार के भवन में विभिन्न कक्षों का सुव्यवस्थित विभाजन होता है। कैसा? इस प्रकार के जो भवन होते हैं उन्हें विभिन्न कक्ष, यानी कि बहुत सारे जो कमरे हैं, इन कक्षों का सुव्यवस्थित, यानी कि दोस्तों सुव्यवस्थित यानी कि मैनेजमेंट जो होता है, जो सिस्टमेटिक होता है, ठीक है, विभाजन होता है, जिससे विद्यालय का संचालन, ठीक है भाई, सरल और प्रभावी बनता है। विद्यालय का संचालन कैसा बनता है? सरल बनता है और प्रभावी बनता है दोस्तों एच आकार के जो स्कूल हैं इनमें, ठीक है। इसके माध्यम से कक्षाओं तथा प्रशासनिक भागों पर उचित नियंत्रण रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसके माध्यम से जो कक्षाएं हैं तथा जो प्रशासनिक भाग हैं, कक्षाएं यानी कि जो स्टूडेंट देखते हैं, प्रशासनिक विभाग जहां यानी कि जो ऑफिस है, पुस्तकालय है, कार्यालय है, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है, और प्रशासनिक भागों पर उचित नियंत्रण रखा जा सके, यानी कि जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो सभी कमरों को देख सके। देखो बात करते हैं दोस्तों इसके माध्यम से, इस प्रकार के भवन में सामान्यतः निम्न कक्ष होते हैं, जैसे कि दोस्तों यहां पर है, देखो 1 नंबर पर है प्रिंसिपल का ऑफिस। कहां पर है भाई 1 नंबर? देखो ये रहा भाई 1 नंबर है, ये रहा भाई प्रिंसिपल का ऑफिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें, दूसरा नंबर आता है कार्यालय। ये रहा भाई देखो कार्यालय, ठीक है। 3 नंबर आता है दोस्तों अध्यापक कक्ष। ये तीसरा नंबर जहां अध्यापक बैठते हैं, जहां अध्यापकों के लिए कमरे बने होता है, एक कमरा बना हुआ है, स्टाफ रूम जिसे कहते हैं, ठीक है। चौथा नंबर होता है दोस्तों हॉल। ये रहा भाई चौथा हॉल, यानी कि एक बड़ा कमरा जिसमें विद्यालय के सारे स्टूडेंट्सों को बैठाया जा सके, ठीक है। और 5वां नंबर आता है कक्षाओं के कमरे। ये देखो भाई ये 5वां नंबर, ये कक्षाओं के कमरे, यानी कि दोस्तों यहाँ सीधी लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं इस लाइन में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। 6वां नंबर आता है दोस्तों बरामदे। ये देखो ये गैलरी बनी हुई है, देखो गैलरी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें, देखो ये भी कक्षाएं हैं, ये भी कक्षाएं ही हैं। अब ना आता है दोस्तों पुस्तकालय। 7वां नंबर है पुस्तकालय। ये रहा भाई, तो इस हॉल के बगल में क्या बनाया गया है? एच आकार के कमरे में, हॉल के बगल में एच आकार जो कमरा है इसमें क्या बनाया गया है? तो इसमें लाइब्रेरी बनाई गई है। क्या? लाइब्रेरी बनाई गई है, ठीक है भाई। 6वां नंबर में क्या था? 6वें नंबर में बरामदे थे अपने, क्या थे? बरामदे थे, ठीक है। तो 6 नंबर में अपने बरामदे हैं इस तरह से दोस्तों, ये भी बरामदा है। तो इस तरह से यहाँ पर बरामदा, प्रांगण, स्कूल में दोस्तों कक्षा कक्ष, अध्यापक कक्ष, पुस्तकालय, प्रिंसिपल ऑफिस, ये सारी कमरे होने चाहिए। किसमें? प्राइमरी स्कूल में। अब देखो इसमें क्या नहीं है, इसमें लेबोरेटरी नहीं है। लेबोरेटरी यानी कि जो लैब है वो नहीं है। लैब किसके लिए होती है? बड़े बच्चों के लिए होती है। तो ये कौन सा स्कूल है अपना? प्राइमरी स्कूल। कौन सा? प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए अपनी बात कर रहे हैं अपन।
ठीक है भाई, आगे चलें। ये कौन सा आकार हो गया, एच आकार का कमरा अपना हो जाता है। अब चलो आगे। यू आकार का भवन, कैसा यू आकार का भवन है दोस्तों, देखो ये देख सकते हो, ये कौन सा आकार है, इसको बोलते हैं यू आकार का भवन। दोस्तों यू आकार का स्कूल भवन भी प्रबंधन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, प्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट होता है उसकी दृष्टि से यदि देखा जाए तो उपयुक्त माना जाता है। कैसा माना जाता है, उपयुक्त। इस प्रकार के भवन में कक्षाएं 3 दिशाओं में बनी होती हैं। इस प्रकार के भवन में कक्षाएं कितनी दिशाओं में बनी होती हैं, 3 दिशाओं में बनी होती हैं, जिससे विद्यालय का संचालन और निगरानी सरल हो जाती है। देखो कैसे, इस प्रकार के भवन में सामान्यतः निम्न कक्ष होते हैं दोस्तों, जैसे कि पहला नंबर इसमें दिया है, 1 नंबर प्रिंसिपल ऑफिस, ये रहा भाई, देखो प्रिंसिपल का ऑफिस, ठीक है, प्रधानाचार्य कक्ष हो गया। 2 नंबर पर दोस्तों कार्यालय है, कहाँ है भाई 2 नंबर, ये रहा भाई, दूसरा नंबर कार्यालय हो गया यहाँ पर। तीसरा नंबर हो गया भाई अध्यापक कक्ष, कहाँ है अध्यापक कक्ष, ये रहा प्रिंसिपल ऑफिस के जस्ट बगल में अध्यापक कक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड में ही, ठीक है। चौथा नंबर है दोस्तों हॉल, भाई ये हॉल नहीं भाई, ये गलत है बिल्कुल, इसमें इस तरह से नहीं होना चाहिए भाई, हॉल तो एक होगा सिर्फ, ठीक है, हॉल तो सिर्फ एक होगा। भाई इसमें गलत दिखाया है, 1 मिनट भाई, देखो इसमें गलत दिखाया गया है शायद, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो कमरे हैं ना, ये वाले, ये क्या है भाई, स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्टूडेंट्स के कमरे ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें, देखो यहाँ पर कक्षाओं के कमरे की बात करें तो इस 4 नंबर पर तो हो जाएंगे कक्षाओं के कमरे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें एक पुस्तकालय और एक हॉल, तो देखो इनमें से एक तो अपना जैसे 5 नंबर हो गया अपना पुस्तकालय, 7 नंबर हो गया अपना हॉल, 7 नंबर क्या हो गया अपना हॉल हो गया, 5 नंबर पुस्तकालय हो गया, 6 नंबर अपना बरामदा यानी कि गैलरी हो गई, 8 नंबर अपना प्रांगण हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, वहां पर आप नंबर वाले ही खुद लिख के आना, खुद लिख के आना। वहां पर आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफिस होगा, प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में स्टाफ रूम होगा यानी कि टीचर्स के लिए रूम होगा, और प्रिंसिपल के बगल में ही दोस्तों क्या होगा, कार्यालय ऑफिस होगा, ठीक है। इस तरह से यहां पर उसके बाद अपने क्या बनाने हैं आपको, तो आपको ज़्यादा संख्या में तो आपको क्या बनाने हैं, वहाँ पर ज़्यादा संख्या में जो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के रूम्स हैं उनकी संख्या होगी दोस्तों। वहाँ पर इस स्टूडेंट्स की जो कमरे इनके आगे क्या बनानी है, गैलरी बनानी है, यानी कि गैलरी होनी चाहिए, ठीक है, बरामदा होना चाहिए, और बीच में क्या बनाना है, प्रांगण बनाना है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यू आकार का भवन बन जाता है। तो यू आकार हो गया दोस्तों, एच आकार हो गया, ई आकार हो गया, एल आकार हो गया। आगे चले भाई, हाँ आगे चलें अब, देखो अब अगला है दोस्तों, ये है अपना एल आकार, आई आकार है भाई, कौन सा, आई आकार का भवन। तो एल आकार, एच आकार, यू आकार, बी आकार, ई आकार हो चुके हैं, यू आकार हो चुका है, ठीक है। आई आकार देखते हैं अब, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आई आकार का स्कूल भवन में कक्षाएं एक सीधी रेखा में दोस्तों क्या होती हैं, बनी होती हैं। ये कैसी रेखा में है, सीधी रेखा में बनी हुई है। भवन के अंत में प्राय कार्यालय तथा प्रधानाचार्य का कक्षा जो कक्ष है होता है। क्या है दोस्तों, कि भवन के अंत में प्राय कार्यालय तथा प्रधानाचार्य का कक्ष होता है। जैसे कि दोस्तों ये स्कूल है, यहां पर बना हुआ है क्या, प्रिंसिपल का ऑफिस, क्या प्रिंसिपल का ऑफिस, इसके बगल में क्या बना हुआ है दोस्तों, अपना कार्यालय ऑफिस, यानी कि कार्यालय यहाँ पर स्कूल के जो ऑफिस वर्क है वो होते हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखो, ये पूरा का पूरा ये कक्षा कक्ष है, इन कक्षा कक्षों के आगे ये क्या बना हुआ है, बरामदा, एक गैलरी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, गैलरी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये हॉल बना हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये हॉल बना हुआ है, ठीक है, ये लास्ट में हॉल बना हुआ है। तो इस तरह से ये आई आकार का क्या है, स्कूल भवन है, जो कि ये भी दोस्तों सुव्यवस्थित है, ठीक है। और इसमें बात करें, यह भवन सरल संरचना वाला होता है, बिल्कुल होता है, और कम क्षेत्र में भी आसानी से बन सकता है, बिल्कुल कम क्षेत्र में आसानी से बन सकता है, बनाया जा सकता है। इस प्रकार के विद्यालय का नक्शा सीधी पंक्ति में बनाया जाता है। तो आई आकार का स्कूल भवन कैसा होता है, सीधी पंक्ति में होता है, बिल्कुल सरल होता है, कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है, ज़्यादा क्षेत्र की आवश्यकता भी नहीं चाहिए। तो ऐसी इन चीज़ों का याद आपको थोड़ा सा बस दिमाग में रखना है कि आई आकार का है, तो आई आकार याद रखना है। आई आकार कैसा होता है, सीधा होता है, कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है, सरल होता है, बिल्कुल कम लागत लगती है। इस तरह से आपको याद है, ये चीजें रखनी है। इसके बाद आता है दोस्तों वी आकार। कैसा आकार, ये देखो, ये वी आकार यानी उल्टा वी है ये। तो वी आकार की बात करें दोस्तों, वी आकार के विद्यालय भवन में प्रधानाचार्य का जो कक्ष होता है वो बीच में स्थित होता है। जैसे कि ये वाला, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, किसका, प्रधानाचार्य का। ये किसका है भाई, ये है प्रधानाचार्य का क्या, ऑफिस, ठीक है। अब बात करते हैं
तथा उसके दोनों ओर कक्षा कक्ष एक पंक्ति के रूप में बनाए जाते हैं। दोस्तों ये रहा, देखो इस तरह से उसके दोनों तरफ ये स्कूल, ये प्रिंसिपल ऑफिस, इसके इधर की तरफ और इसके इधर की तरफ कक्षा कक्ष बनाए जाते हैं। उसके अलावा कार्यालय बनाए जाते हैं, लाइब्रेरी बनाई जाती है, स्टाफ रूम बनाए जाते हैं। ठीक है, यह भवन भी प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है, मैनेजमेंट की दृष्टि से उपयुक्त माना जाता है, नियंत्रण की दृष्टि से भी उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल का ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पर स्टाफ रूम बने हुए हैं, यहाँ पर कक्षा कक्ष बने हुए हैं, तो ये प्रिंसिपल जो है इसकी नज़र सीधी रहेगी दोस्तों, सारे कमरों पर रहेगी कि कोई स्टूडेंट बाहर तो नहीं घूम रहा है, कोई टीचर बाहर तो नहीं घूम रहा है, पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा क्योंकि इससे विद्यालय पर क्या रहता है, नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, विद्यालय पर नियंत्रण रखना आसान हो गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है, जो प्रधानाचार्य हैं वो क्या देख सकते हैं कि कहीं कोई स्टूडेंट्स बेकार में बाहर तो नहीं घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूरा प्रांगण है दोस्तों स्कूल का, ये पूरा प्रांगण है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई विद्यालय स्टूडेंट्स बेकार में तो नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो नियंत्रण रखता है। इस प्रकार के भवन में सामान्यतः कक्षा निम्न कक्ष होते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बात करें, ये देखिए यहाँ पर ये अपना हो गया दोस्तों प्रिंसिपल का ऑफिस, कौन सा, 1 नंबर प्रिंसिपल का ऑफिस हो गया। 2 नंबर दोस्तों ये कार्यालय हो गया यहाँ पर। 3 नंबर की बात करें, अध्यापक कक्ष हो गया, ये रहा भाई यहाँ पर स्टाफ रूम जिसे कहते हैं, अध्यापकों के लिए कक्ष हो गया। ठीक है, 4 नंबर की बात करें, हॉल हो गया, ये वाला हॉल हो गया, बड़ा एक बड़ा कमरा हो गया। 5वां नंबर कक्षाओं के कमरे हो गए भाई, ये 5वां नंबर कक्षा के कमरे हो गए ये। ठीक है, 6वां नंबर बरामदा हो गया दोस्तों। देखो यहाँ पर भी एक चीज है कि यहाँ पर दोस्तों इस तरह से बरामदा बना हुआ है, यानी कि गैलरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, गैलरी बनी हुई है। ठीक है, यानी कि इस तरह से दोस्तों गैलरी बनी हुई है। आई बात समझ में, प्रिंसिपल जो है वो यहाँ से देख सकते हैं गैलरी नुमा बनी होती है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें पुस्तकालय, 7वां नंबर ये रहा भाई पुस्तकालय। ठीक है, 8वां नंबर अपना प्रांगण, जो कि ये वाला क्षेत्र है, प्रांगण पूरा खुला क्षेत्र जहाँ प्रार्थना स्कूल के बच्चे खेलना कूदना, उनका सारे जो वर्क मनोरंजन की जो प्रक्रिया है वो होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से अपना वी आकार, आई आकार, यू आकार, एल आकार, एच आकार, ई आकार के स्कूल भवन बन जाते हैं। कौन कौन से आकार देखे अपन ने, तो आई ना बात समझ में भाई, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पर उपयुक्त सभी प्रकार के भवनों में ई आकार, दोस्तों कौन सा, ई आकार का विद्यालय भवन सर्वोत्तम और अधिक उपयुक्त माना जाता है। कौन सा, जो ई आकार का स्कूल भवन है दोस्तों, ये सबसे उपयुक्त और क्या माना गया है, सबसे उपयुक्त माना गया है। क्यों भाई, याद रखोगे ना इस बात को, कुछ ऐसा था। हाँ भाई, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ई आकार का जो भवन है सबसे उपयुक्त माना जाता है उनके भवनों के लिए, क्योंकि इसमें प्रधानाचार्य कक्ष मध्य में होता है, जिससे पूरे विद्यालय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है। विद्यालय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता है, अपनी आवश्यकताओं और दोस्तों सुविधाओं के अनुसार इनमें किसी भी नक्शे के आधार पर स्कूल भवन का निर्माण कराया जा सकता है। तो अपन ने कौन कौन से देखे दोस्तों, यहाँ पर देखो, जैसे कि अपने देखा था, एक तो ऐसा था जिसमें दोस्तों चारों तरफ क्या बने होते हैं, कमरे बने होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला देखा था, यहाँ पर ये प्रवेश द्वार था, इसके इधर की तरफ प्रिंसिपल ऑफिस था, इधर स्टाफ रूम था, इधर कार्यालय था दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अपन बात करें, इस तरह से कमरे बने होते हैं, कक्षा कक्ष बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हॉल भी था दोस्तों, एक हॉल यानी बड़ा कमरा था, एक लाइब्रेरी थी। ठीक है, ये कमरे बने होते हैं। और दोस्तों एक था अपना ई आकार का, एक था अपना एच आकार का, एक था अपना बी आकार का, एक था दोस्तों यू आकार का, एक था दोस्तों अपना आई आकार का। कैसा था, आई आकार का। इस तरह से अपन ने कमरों के भवनों के प्रकार देखे, स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, ये बातें आपको याद रखनी है। और मैंने कल भी बताया था इस चैप्टर से दोस्तों कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं, तो एक प्रश्न तो अपना 5 नंबर का बनेगा, एक प्रश्न दोस्तों अपना 5 नंबर का बनेगा, और 2 प्रश्न कह सकते हैं जो 2-2 नंबर के प्रश्न है दोस्तों, ये कितने बनेंगे, तो 2-2 नंबर के जो प्रश्न है दोस्तों, ये 5 प्रश्न बनेंगे। कितने, 5 प्रश्न जो हैं 2-2 नंबर के बनेंगे, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। इस तरह से कितने हो गए, टोटल 15 नंबर का मैटर अपना फर्स्ट यूनिट से आता है। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ से अब चलते हैं अपन आगे।
आगे दोस्तों विद्यालय भवनों के संबंध में शिक्षा आयोग के सुझाव। किसके? शिक्षा आयोग, यानी कि दोस्तों हर कह सकते हैं हर क्षेत्र में एक आयोग बना होता है। जैसे पशुपालन विभाग के लिए पशुपालन विभाग बना होता है, पशुपालन के लिए एक विभाग बना होता है, एक आयोग बना होता है। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों जैसे कि केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बजट में विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिए तथा समुदाय के साधनों को समान रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों विद्यालय के जो बजट आता है, सरकारी स्कूलों के लिए जो बजट आता है दोस्तों, उसकी राशि में क्या करनी चाहिए? वृद्धि करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूलों की जो हालत है आपको पता कैसी हो जाती है, बिल्कुल खस्ता हो जाती है। दीवारों से दोस्तों पपड़ियाँ उछल रही हैं, या तो दीवारें गिरने की कगार पर होती है, पंखे भी नहीं होते, पानी की सुविधा नहीं होती, बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, कहीं आपको पता है डोनेशन से चलता है क्या? डोनेशन से भी बहुत, डोनेशन से स्कूल चल पाते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है कि राज्य सरकारों के बजट में, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के बजट में विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित राशि की वृद्धि करनी चाहिए। आपको सबको पता है कि सरकारी स्कूल जो है, बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए इस बात करें कई से कुछ सालों के अंदर ही बंद हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय पहल और जन सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे संपर्क, उनके गार्जियन जो गार्जियंस होते हैं, उनके माता पिता होते हैं दोस्तों, जो गांव वाले होते हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए कि आप जो है स्कूल में आओ, वहाँ पर सहयोग करो स्कूल की बिल्डिंग्स बनवाने में। ठीक है, वहाँ से जो धनराशि जो इकट्ठा होती है गाँव से, समाज से दोस्तों, तो वहाँ स्कूल में दोस्तों उसको क्या करना, उसको विकास, स्कूल के विकास में लगाना है। ठीक है, विद्यालय भवनों के शीघ्र निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों या स्थानीय समुदाय को तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका को और नगर निगम को सौंप देना चाहिए। बिल्कुल, गांव में जो विद्यालय होते हैं वो किसके अंदर में होने चाहिए? पंचायत में। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि विद्यालय भवनों का शीघ्र निर्माण करवाना है तो क्या करना होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों को, इसको ग्राम पंचायतों को और स्थानीय समुदाय को सौंप देना चाहिए कि आप देखो यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को देखो। स्कूल के जो टीचर हैं उनको, उनसे टीचर्स जो हैं उनको कहना चाहिए, किससे? पंचायतों से, स्थानीय समुदायों से, कि आप यहाँ पर आकर के ये व्यवस्थाओं को देखो, इनका निर्माण करवाओ, जिससे कि स्कूल की बिल्डिंग जल्दी से तैयार हो सके बच्चों के लिए। ठीक है, और शहरी क्षेत्र है दोस्तों, शहर में स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण करवाना है, स्कूल का विकास करना है, तो वहां पर नगर पालिका और नगर निगम को आगे लाना चाहिए। ठीक है, इनको निर्माण का कार्य सौंप देना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों विद्यालय भवनों के निर्माण, उनकी देखरेख और मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत एक शैक्षणिक भवन विकास वर्ग की स्थापना की जानी चाहिए। क्या लिखा है कि विद्यालय भवनों के निर्माण, उनकी देखरेख, उनके मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक भवन विकास वर्ग की स्थापना भी की जानी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ विद्यालय की जो भवन जो बन रहा है, उसका जो निर्माण हो रहा है, उसकी देखरेख के लिए, किसके? उसके देखरेख के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? वहाँ पर सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उसके अंतर्गत एक शैक्षिक भवन विकास वर्ग की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी? शैक्षिक भवन विकास वर्ग की स्थापना करनी पड़ेगी। कहीं आप बीच में जो स्कूल की बिल्डिंग बन रही है उसमें से पैसा तो नहीं खाया जा रहा, मटेरियल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए आगे आता है भवन का रख रखाव। अब भैया रख रखाव की बात करें तो रख रखाव कैसे करना है? मौसम के प्रभाव, दोस्तों मौसम के प्रभाव तथा समय के साथ साथ भवन की स्थिति में परिवर्तन आता है। बिल्कुल आता है भाई रिनोवेशन तो कराना पड़ता है। जैसे स्कूल की बिल्डिंग है, आज से 10 साल पहले स्कूल की बिल्डिंग बनी है और भाई हम तो आपने कोई 10 साल में एक भी बार ना तो कोई रिनोवेशन कराया, ना आपने कोई कह सकते हैं कलर पेंट कराया, तो होगा क्या भाई? वो कलर पेंट सब खत्म हो जाएगा, सीमेंट जो होगा वो उछलने लग जाएगा, पपड़ियां खत्म टूटने लग जाएंगे, ईंटें निकलने लग जाएंगी। ठीक है भाई, तो वहां पर बहुत सारे काम कराने पड़ते हैं, रिनोवेशन के कार्य कराने पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, वर्षा के कारण दोस्तों भवन का रंग रोगन खराब हो जाएगा, दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी, बिल्कुल पड़ेंगी भाई, तथा छत से पानी टपकने लगता है, बिल्कुल है भाई, ऐसी स्कूलों की हालत है। अतः विद्यालय भवन का समय समय पर रख रखाव करना अत्यंत आवश्यक होता है भाई। हम अपने घरों की साफ सफाई भी तो करते हैं हर साल दिवाली पर। दिवाली से पहले भारत में क्या होता है? घरों की सफाई होती है, रंग रोगन होता है, पेंट होता है, कहीं दरारें पड़ी होती हैं तो उनको सही किया जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से दोस्तों स्कूल को भी यहाँ पर किस तरह से रिनोवेट करना है। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित उपाय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से उपाय सिद्ध कर हो सकते हैं दोस्तों? समिति का गठन। पहला है स्कूल जो है उसका रखरखाव के लिए क्या करने होंगे? कुछ उपाय करने होंगे। कैसे कैसे उपाय करने होंगे देखो।
समिति का गठन करना होगा। पहले तो क्या, कैसी समिति? विद्यालय भवन के रखरखाव के लिए एक उपयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। विद्यालय भवन के रखरखाव के लिए क्या किया जाएगा? एक उपयुक्त समिति का गठन किया जाएगा दोस्तों, जो नियमित रूप से निरीक्षण करेगी। क्या करेगी? एक समिति बनाई जाएगी। वो समिति ये देखेगी क्या कि विद्यालय में किसी जरूरत की सामान की आवश्यकता है या नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग में देखा जाएगी कि इसकी बिल्डिंग कहीं दरारें तो नहीं पड़ी हुई हैं, कहीं रिनोवेशन का कार्य कराना है, ठीक है, कहीं पानी की दिक्कत तो नहीं है, बिजली की समस्या तो नहीं है, ठीक है, ये सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है, देखनी पड़ेंगी। इसके बाद है दोस्तों, भवन में क्या होना चाहिए? रखरखाव की बात करें, खेल का मैदान। खेल का जो मैदान है उसका समतल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है, ये आवश्यक है। अतः इसकी नियमित देखभाल की जानी चाहिए। बिल्कुल भाई, खेल का मैदान कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बिल्कुल सही होना चाहिए और समतल होना चाहिए। विद्यालय का उद्यान की बात कर रहे हैं। देखो अगला है विद्यालय उद्यान, यानी कि पार्क जो होता है स्कूल में, हर स्कूल के अंदर एक पार्क होना चाहिए, उसकी बात करें तो दोस्तों विद्यालय के उद्यान एवं फूलों की क्यारियों की उचित देखभाल की जानी चाहिए। क्या है? विद्यालय के उद्यान एवं फूलों की जो क्यारियां होती हैं उन क्यारियों की उचित देखभाल की जानी चाहिए ताकि वहां झाड़ झंकाड़ ना उगे। यानी कि दोस्तों जो कह सकते हैं ऐसे कुछ पौधे उगाते हैं, झाड़ी नुमा पौधे अपने आप उगाते हैं प्राकृतिक रूप से, तो उनको काट देना चाहिए, उनकी साफ सफाई रखनी चाहिए, जैसे कि बच्चे अगर खेल रहे हों तो वहां पर उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। सफेदी एवं मरम्मत की बात करें, समय समय पर भवन की सफेदी, डिस्टेम्पर तथा दरवाजों खिड़कियों पर रंग रोगन दोस्तों, ठीक है, कराया जाना चाहिए। टूट फूट होने पर नल नालियों बिजली की फिटिंग दोस्तों, दरवाजे खिड़कियां आदि की मरम्मत आवश्यक है। भैया सीधी सी बात है, आपका घर हो चाहे हमारा घर हो, ठीक है, हम क्या करते हैं जब दोस्तों दरवाजे टूट जाते हैं तो दरवाजों को सही कराते हैं, नल की फिटिंग खराब हो जाती है उसको सही कराते हैं, ठीक है, दीवारों पर से पेंट उखड़ जाता है 1-2 साल के अंदर तो पेंट कराते हैं। तो वो सारी चीजें हमको कहाँ भी देखनी पड़ेंगी, अपने स्कूल में भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी जो है चीजें अपने को जरूरत की जो चीजें हैं, आवश्यकता की जो सामान है, आवश्यकता दोस्तों ये तो सारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, तो इनको सही रखना पड़ेगा। शौचालयों की सफाई, शौचालयों की नियमित सफाई की जानी चाहिए जिससे स्वच्छता बनी रहे भाई, बिल्कुल, और रोग ना फैलें, ये बात भी बिल्कुल राइट है। इसके अलावा है फर्नीचर की देखभाल दोस्तों, डेस्क जो होती हैं, बेंच होती हैं, मेज होती हैं और कुर्सियां होती हैं, उनको समय समय पर मरम्मत करवाना है, उनका संरक्षण किया जाना है। कहीं अब स्कूलों में क्या होता है, बच्चे उठाते हैं और तोड़ देते हैं, उठाते हैं और तोड़ देते हैं भाई, तो उनका सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखना है और उनका रिनोवेशन भी कराना है, ठीक है। कहीं कोई अगर जैसे लकड़ी की कुर्सी होती है तो कहीं भाई एक टांग टूट जाती है तो उसको जुड़वाना भी होता है, ऐसा नहीं कि कुर्सी को फेंक दें भाई, वहाँ पर क्या कराना है, काम कराना है, तो उनको सही कराना है भाई, मरम्मत करवाते रहना है, ठीक है। इसके अलावा है पुस्तकालय यानी कि दोस्तों लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो पुस्तकालय की पुस्तकों की उचित देखभाल करनी चाहिए, खराब पुस्तकों को की जिल्द बनवानी चाहिए तथा पुस्तकों को दीमक से बचाना चाहिए। बिल्कुल भाई, स्कूलों में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में कई साल तक ताला लगा रहता है, पता नहीं लगता है कि इस अलमारी में किताबें भी रखी हैं। अब किताबें रखी होती हैं दोस्तों, लेकिन जब उसको कई साल बाद 5 से 6 साल बाद जब खोला जाता है ना, तो देखा जाता है कि इसमें तो दीमक लग गई, किताबों में दीमक लग जाती है दोस्तों, खा जाती है बिल्कुल। ये बातें आपको याद रखनी है। किताबें अगर फटी हुई हैं तो उनको जिल्द चढ़वानी चाहिए, ठीक है, जिल्द उन पर बंधवानी चाहिए जिससे कि किताबें सुरक्षित रहें, उनके जो पन्ने हैं वो ना उखड़े, ठीक है। इसके बाद देखो अगला है दोस्तों पानी की व्यवस्था। विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है दोस्तों ये तो, ठीक है। नलों और पानी की टंकी की नियमित सफाई करनी चाहिए, बिल्कुल। अगर हम यदि टंकियों की नियमित सफाई नहीं होगी स्कूल के अंदर, जहां से पीने के लिए पानी आ रहा है दोस्तों, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे तो दोस्तों सीधी सी बात है, जिस पानी को बच्चे पियेंगे तो वो बीमार होंगे, तो ये साफ सफाई रखना जरूरी है। बिजली व्यवस्था, बिजली के तारों स्विचों आदि का समय समय पर क्या निरीक्षण आवश्यक है, बिल्कुल, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, तो उस स्कूल में आप ज्यादा ध्यान रखने की, ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आग बुझाने के साधन, विद्यालय की सुरक्षा के लिए आग बुझाने वाले उपकरणों की व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है, बिल्कुल भाई है। इसके बाद देखो भाई, अब आते हैं बात कक्षा कक्ष पर। तो ये अपन ने क्या पढ़ी भाई, जो विद्यालय है उसके लिए रखरखाव के लिए क्या क्या पॉइंट जो है आवश्यक होने चाहिए, ठीक है, उन पॉइंटों को आप याद रखना।
मैं इतना कह सकता हूं, आप अगर इन पॉइंटों को याद रख लोगे ना तो आप खुद लिखाओगे प्रश्न के आंसर कि पॉइंटों में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा पढ़ना, पढ़ने के बाद आप खुद अपने आंखें बंद करके थोड़ा सा गहन अध्ययन करना, सोचना कि इसके लिए क्या क्या हो सकता है, पॉइंटों को याद कर लेना, आप आराम से एग्जाम में कराओगे भाई इस प्रश्न को। इसके बाद देखिए कक्ष यानी कि क्लासरूम्स की बात हो रही है दोस्तों, किसकी? क्लासरूम। आगे देखो, विद्यालय भवन में कक्षा कक्ष का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसका? जो कक्षा कक्ष होता है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह वह स्थान है जहां विद्यार्थी बैठकर शिक्षण अधिगम का कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। बिल्कुल, बैठ करके पढ़ते हैं वहां पर बैठकर भाई, तथा अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं भाई। वो एक कक्षा कक्षी होता है जहां पर टीचर हमें क्या देता है दोस्तों, टीचर से हमें शिक्षा मिलती है, चाहे वो सामाजिक शिक्षा हो, व्यवहारिक शिक्षा हो, किताबी शिक्षा हो, कैसी भी हो, वो कहाँ मिलती है अपन को? वो हमारे कक्षा कक्ष के अंदर हमारे टीचर हमको देते हैं जब हम स्कूल जाते हैं। हालांकि कक्षा कक्ष कहीं भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमारे लिए जो भवनों का निर्माण वर्तमान में किया गया है उनमें क्या दी जाती है? हमको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसलिए विद्यालय निर्माण के समय कक्षा कक्षों के निर्माण में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या दोस्तों, कक्षा कक्षों का जब निर्माण कर रहे हो तो क्या बात याद रखनी है, क्या बात ध्यान में रखनी है जब आप निर्माण कर रहे हो उस वक्त? एक कुशल इंजीनियर की बात करें, चाहे एक स्कूल निर्माता जो है, स्कूल निर्माण जो करा रहा है, उसको क्या बातें याद रखनी है? देखो, कक्षा कक्षों का आकार, सबसे पहले तो कक्षा कक्ष विभिन्न आकारों के बनाए जा सकते हैं। कैसे आकार के? देखो भाई यहां पर कर्ण रेखावत आकार के। कैसे? कर्ण रेखावत आकार के कक्षा कक्ष। इस प्रकार के कमरों में चारों ओर से वायु का अच्छा संचार होता है। इनके निर्माण में व्यय भी कम होता है क्योंकि दो कमरों की दीवारों का बड़ा भाग साझा होता है। दो कमरों की दीवारों का बड़ा भाग क्या होता है? साझा होता है दोस्तों। कुछ इस तरह से होता है, देखो मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो इस तरह से ये कक्षा कक्ष है दोस्तों। इस तरह से कमरे बने होते हैं। यहां पर देखो आप क्या कर रहे हैं, अच्छा संचार बना होता है, वायु का भी अच्छा संचार बना होता है, यानी कि ये क्लास है दोस्तों। इसमें इधर से भी दोस्तों जैसे कि रोशनदान लगे होंगे तो यहां से भी हवा आएगी, इधर से भी हवा आएगी, तो हवा का संचार बना रहेगा। ये देखो यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ से दोस्तों इस तरह से, ठीक है। और इसकी वाला बात की दो कमरों की दीवारों का बड़ा भाग साझा होता है, बिल्कुल साझा होता है बड़ा भाग, ठीक है। अर्धकोणीय, अर्धकोणात्मक आकृति, ये कैसी होती है दोस्तों? इस प्रकार के कमरों के निर्माण में अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। अर्धकोणात्मक आकृति में अधिक स्थान की आकृति जो है स्थान की आवश्यकता होती है, जिसके कारण खर्च भी अधिक होता है, खर्च भी अधिक होता है दोस्तों। इसके बाद आता है एल आकार के कमरे। इन कमरों में तीनों ओर से वायु का संचरण संभव होता है। कैसे? एल आकार के जो कमरे होते हैं इनमें तीनों ओर से दोस्तों वायु का जो संचरण होता है वो संभव होता है। इनके एक और विस्तार कर अध्यापक कक्ष भी बनाया जा सकता है। ठीक है, एक और विस्तार करके अध्यापक कक्ष भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे कि ये कमरा है दोस्तों, ये कमरा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा विस्तार करके क्या कर सकते हो? कक्षा कक्ष बना सकते हो, और अधिक विस्तार कर सकते हो, कोई और अन्य रूम भी बना सकते हो। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन? विस्तार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें अपन विस्तार कर सकते हैं। इसमें एल आकार के जो कमरे होते हैं, तो भवन का आकार देखा था, यहाँ स्कूल की कक्षा कक्षों का भी आकार देखा जा रहा है। कोणात्मक आकृति दोस्तों, कैसी? कर्ण रेखावत आकृति के कमरे, कोणात्मक आकृति के कमरे, इसके अलावा दोस्तों एल आकार के कमरे, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला है अपना षटकोणात्मक आकार के कमरे। ठीक है, ये कमरे तीनों ओर से अधिक दिशाओं में खुले रह सकते हैं। कैसे दोस्तों? षटकोणात्मक जो कमरे होते हैं ये अधिक दिशाओं में खुले रह सकते हैं, जिससे इनमें पर्याप्त प्रकाश और हवा आती है। इनमें दोनों ओर त्रिकोणात्मक कक्ष भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये कमरा है, ये कमरा है, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसा है? षटकोणात्मक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, षटकोणात्मक है, ठीक है। इसमें क्या करा है? इनमें दोनों ओर त्रिकोणात्मक कक्ष बनाए जाते हैं। त्रिकोणात्मक कक्ष ये इस तरह से, इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है आयताकार कमरे। आयताकार कमरे कैसे दोस्तों? ठीक है, अब ये दोस्तों इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं कमरे। देखो ये षटकोणात्मक होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि दोस्तों ये कमरा है, ठीक है,
और फिर हम यहाँ पर बात करें इस तरह से ये कमरा है, तो ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों आपस में, ठीक है, इस तरह से कमरे बने हुए हैं। आई बात समझ में? तो ये षटकोणात्मक आकृति के कमरे हैं। इसके अलावा आयताकार कमरे भारत में सर्वाधिक प्रचलित हैं। बिल्कुल भाई, ज़्यादातर अपन को पता, हमारे यहाँ पर जो मकान भी बनते हैं, बिल्डिंग जो बनती है आयताकार में बनती है। कहाँ पर? अपने भारत के अंदर, क्योंकि इन्हें बनाना सरल होता है। क्या होता है? इन्हें बनाना बहुत ईजी होता है, सरल होता है, तथा निर्माण व्यय भी कम आता है। क्या आता है? निर्माण में खर्च जो होता है वो भी कम आता है। विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था की जा सकती है, तथा प्रकाश और वायु का समुचित प्रवाह इसमें होता है। आई बात समझ में? तो पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के कमरे जो कक्षा कक्ष हैं वो बनाए जाते हैं, तो आयताकार आकार के। कैसे? आयताकार आकार के, ठीक है। बनाने में निर्माण की लागत कम आती है दोस्तों, वायु का प्रवाह जो है बहुत प्रवाह जो आराम से हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। बैठने की उचित व्यवस्था होती है। कौन से? आयताकार, षटकोणात्मक आकार, अर्धकोणात्मक आकार, एल आकार में, ठीक है। ये कमरों के प्रकार हैं। इसके बाद देखिए कक्षा कक्ष का दोस्तों क्या स्थान की बात करें यहाँ पर, किसकी? कक्षा कक्ष की स्थान। तो देखो कक्षा कक्ष बनाने के लिए, कक्षा कक्ष बनाने के लिए दोस्तों इतना स्थान इतना पर्याप्त होना चाहिए कि बच्चे आराम से बैठ सकें, खड़े हो सकें तथा आसानी से चल फिर सकें। आई बात समझ में? कक्षा कक्ष बनाने के लिए स्थान इतना पर्याप्त हो कि बच्चे आराम से बैठ सकें, वहां पर खड़े हो सकें, कक्षा कक्ष के अंदर चल सकें, ठीक है। सामान्यतः 40 विद्यार्थियों के लिए, कितने विद्यार्थियों के लिए? 40 विद्यार्थियों के लिए 20 × 30 × 15, यानी कि 20 क्या है यहाँ पर? लंबाई। 20 क्या है भाई यहाँ पर? लंबाई। 30 क्या है यहाँ पर? चौड़ाई। और 15 क्या है यहाँ पर? ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई है। आई बात समझ में? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो चाहिए? तो 20 मीटर लंबाई, 30 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखो मैं आपको कैसे समझाऊं भाई, जैसे कि देखो ये कमरा है दोस्तों, ये क्या है? ये कमरा है। तो यहां पर अपन बात करें, देखो दोस्तों यहां पर ये क्या होनी चाहिए? 20 मीटर लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। 20 मीटर क्या होनी चाहिए? यहां पर लंबाई होनी चाहिए। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। तो 20 मीटर कह सकते हैं लंबाई होनी चाहिए इसकी, ठीक है। 20 मीटर लंबाई होनी चाहिए, 30 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए दोस्तों। देखो इस तरह से, देखो भाई ये रहा भाई, देखो 20 मीटर ये लंबाई हो गई इस तरह से, ठीक है। ये वाली लंबाई ले ली अपन ने, ये तो ले ली लंबाई, ये दोस्तों चौड़ाई हो गई। ये क्या हो गई? चौड़ाई हो गई, ठीक है। ये वाली चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई दोस्तों, ठीक है। ये हो गई अपनी ऊंचाई, ये क्या हो गई? अपनी ऊंचाई हो गई। इस तरह से अपन को क्या बनाना है? यहाँ पर कमरे का निर्माण करना है। किसका? कमरे का निर्माण करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या लिए? इसमें जो चौड़ाई है उसको ज्यादा लिया। अब मैं बताऊंगा चौड़ाई को ज्यादा क्यों लिया है। उपयुक्त माना जाता है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर इसमें अधिकतम 60 से 65 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, ठीक है। जब आप 40 विद्यार्थियों का कमरा बना रहे हो तो उसको इस तरह से यदि आप बनाते हो 20 बाई 30 × 15 के हिसाब से, तो उसमें 60-65 भी बैठ सकते हैं, ठीक है। कक्षा कक्ष की लंबाई 30 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो 20 फुट लिए है यहाँ पर लंबाई, वो 30 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक लंबाई होने पर अध्यापक की आवाज अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी। आई बात समझ में? अध्यापक की जो आवाज है, यदि ज्यादा लंबा कमरा बना देता है, ठीक है, ज्यादा लंबाई में बना दिया जाएगा, तो जो आपकी आवाज है वो दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी, और जो यानी कि जो विद्यार्थी नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा दोस्तों, जो विद्यार्थी दूर बैठा हुआ है उसको देखने में भी परेशानी होगी, ठीक है। देखने में भी परेशानी होगी, आवाज अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, तथा विद्यार्थी दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर लिखी सामग्री भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? कमरे की ऊंचाई लगभग 15 फीट होनी चाहिए। कितनी फीट? 15 फीट होनी चाहिए। अधिक ऊंचाई होने से निर्माण व्यय बढ़ जाता है। बिल्कुल भाई, ज्यादा ऊंचाई रखोगे तो भाई ज्यादा ऊंचाई रखने के लिए क्या होगा? फिर ज्यादा लागत आएगी। क्या आएगी? ज्यादा लागत आएगी। उसके बाद दोस्तों, तथा वायु संचरण में कठिनाई होती है। बिल्कुल, वायु संचरण में भी क्या होती है? कठिनाई होती है, ठीक है। वायु संचरण, वही कम ऊंचाई होने पर कमरे में घुटन महसूस होती है। भाई ना तो ज्यादा ऊंचा रखो, ना कम ऊंचा रखो। कितना रखो? तो 20 लंबाई है, 30 चौड़ाई है, तो 15 मीटर ऊंचाई रखो, ठीक है। 15 फीट ऊंचाई रखो।
इसके बाद है दोस्तों, वहीं कम ऊंचाई होने पर कमरे में घुटन महसूस होती है, बिल्कुल। और दोस्तों कम ऊंचाई होने पर होने वाला कमरा सर्दियों में अपेक्षाकृत अधिक ठंडा होता है तथा गर्मियों में अधिक गर्म रहता है। क्या कहा है इसमें कि जो कमरा कम ऊंचाई वाला है, अगर 15 फीट से भी कम ऊंचाई ले लेते हो तो सर्दियों में तो अधिक ठंडा रहेगा और गर्मियों में अधिक गर्म रहेगा। ये बातें आपको याद रखनी है कक्षा कक्ष जब बनता है तो उस वक्त। इसके बाद दोस्तों क्या, प्रकाश। देखो प्रकाश की बात करें, कक्षा कक्ष ऐसे निर्मित होने चाहिए कि उनमें प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। बिल्कुल भाई, प्रकाश नहीं आएगा, सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, रोशनदान होने चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए। दरवाजा है लेकिन खिड़कियां भी होनी चाहिए। उचित प्रकाश के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे खिड़कियां और दरवाजे। प्रकाश के प्रवेश हेतु कक्षा कक्ष के कम से कम दोनों ओर खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए। ठीक है, दोनों ओर खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए एक स्टूडेंट रूम में, एक क्लासरूम में। सुप्रकीर्ण प्रकाश, जैसे कि दोस्तों प्रकाश पूरे कमरे में समान रूप से फैला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कमरे में एक ही तरफ प्रकाश आ रहा है, दूसरी तरफ अंधेरा ही हो रहा है, ये तो फिर तो दिक्कत है भाई। ठीक है, कमरे के किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे तथा प्रकाश सीधे आंखों में ना पड़े, प्रकाश सीधा आंखों पर भी ना पड़े। ठीक है, कहीं दोस्तों जैसे स्टूडेंट बैठे हैं उनके बगल में ही रोशनदान हो तो दोस्तों कहीं प्रकाश सीधा उनके मुंह पर आए। ठीक है, तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश जो है सुप्रकीर्ण यानी कि उसका फैलाव सारे कमरे के अंदर हो। इसके अलावा देखो भाई, बाईं ओर से प्रकाश। बाईं ओर से प्रकाश का मतलब समझना, प्रकाश की व्यवस्था विद्यार्थी की बाईं ओर से होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों देखो, बाईं ओर से होनी चाहिए, यानी कि आप अपनी नोटबुक पर लिख रहे हो, किस पर लिख रहे हो, नोटबुक के ऊपर जो है अपने आप क्या लिख रहे हो, लिखावट कर रहे हो। तो इसमें दोस्तों क्या होना चाहिए, देखो जब जो सूर्य की रोशनी आ रही है, प्रकाश है, उसकी व्यवस्था बाईं ओर होनी चाहिए। यानी कि लाइट भी लगी हो तो वो बाईं ओर लगी हो, किधर, बाईं ओर लगी हो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, प्रकाश जो आ रहा है वो खिड़कियां भी बाईं ओर हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें, जब विद्यार्थी अध्यापक की ओर मुख करके बैठे तो बाईं ओर से प्रकाश पड़ने पर कॉपियों तथा पुस्तकों पर परछाई नहीं पड़ती है। क्या नहीं पड़ती है, यानी कि दोस्तों यदि आप मेरी तरफ देख रहे हो, ठीक है, आप मेरी तरफ देख रहे हो तो दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए, अगर आप मेरी तरफ देख रहे हो, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूं ना, यदि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप मेरे को पढ़ा रहे हो दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि इस तरफ से प्रकाश आने चाहिए, किससे, इधर से, मेरी तरफ, इधर की तरफ से। जब इधर की तरफ से प्रकाश आएगा ना, तो यानी कि यदि मैं आपके कहीं पर लिख रहा हूं, पेज के ऊपर लिख रहा हूं, तो वो प्रकाश है वो उधर की तरफ जाएगा। यानी कि जो मैं लिख रहा हूं दोस्तों, मेरी जो कॉपी है उसकी बाईं ओर का जितना भी वो उसको दिखेगा। ठीक है, दाईं ओर तो मैं लिखता जाऊंगा लेकिन बाईं ओर का मेरे को सारा दिखता रहेगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहां पर मैं कुछ भी लिखता हूं, जैसे कि दोस्तों ये लिखा हुआ है प्रकाश बाईं ओर। ठीक है, ये प्रकाश बाईं ओर लिखा हुआ है, तो मैंने जैसे लिखा प्रकाश बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या, मैं लिखता जा रहा था भाई दोस्तों, इधर से प्रकाश आ रहा है, किधर से, इधर से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, और मैं ये लिखता जा रहा था, तो दोस्तों ये जो इसकी जो छाया है वो किधर पड़ेगी, उधर की तरफ पड़ेगी, किधर, उधर की तरफ पड़ेगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है, प्रकाश किधर से आना चाहिए, बाईं ओर से। ठीक है, यदि बाईं ओर से प्रकाश की व्यवस्था संभव ना हो तो दाईं ओर से प्रकाश भी स्वीकार्य है। ठीक है, स्वीकार्य है दोस्तों, लेकिन अगर व्यवस्था ना हो पाए, क्या ना हो पाए, यदि व्यवस्था ना हो पाए तो दाईं ओर से स्वीकार्य है, क्योंकि यह आंखों के लिए हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, सामने से प्रकाश आने पर आंखें धुंधली होने लगती हैं, बिल्कुल। यदि दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने यदि लाइटों को लगा दिया जाए तो क्या होगा, मेरी आंखों पर दोस्तों प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मेरे को देखने में दिक्कत आएगी, तथा पीछे से आने वाले प्रकाश आने पर कार्य पर परछाई पड़ेगी। हाँ बिल्कुल दोस्तों, और यदि दोस्तों ये लाइटें अगर पीछे की तरफ से आएंगी, ठीक है, और मैं दोस्तों अगर बैठ के पढ़ रहा हूं तो होगा क्या, वो मेरी परछाई तो कॉफी पर पड़ेगी तो मेरे को दिखेगा नहीं। ठीक है, तो पीछे भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे अधिक देखा जाए तो लाइटें किधर होनी चाहिए, बाईं ओर होनी चाहिए। अच्छा, जो रोशनी है वो बाईं ओर होनी चाहिए। इसके बाद है रायवर्न के अनुसार, एक कह सकते हैं विद्वान है, उन विद्वानों के अनुसार क्या है कि मुख्य प्रकाश बाईं ओर से आना चाहिए, जिससे कार्य पर परछाई ना पड़े। क्या ना पड़े, कार्य पर परछाई ना पड़े। कौन से विद्वान है, विद्वान का नाम है रायवर्न। कौन है, रायवर्न।
इसके बाद अगला है बैठने का प्रबंध। किसका? तो बैठने का जो प्रबंध है उसके बारे में बात करें। विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वे प्रकाश का अधिकतम लाभ उठा सके। दोस्तों बिल्कुल बैठने की व्यवस्था इस तरह से हो सभी विद्यार्थियों तक प्रकाश पहुंच सके, रोशनी पहुंच सके। भाई एक भी विद्यार्थी तक ऐसा ना हो रोशनी ना पहुंचे, वो अंधेरे में बैठा हुआ है, ठीक है, परछाई में बैठा हुआ, उसको दिख नहीं रहा, तो भाई उसकी आंखों पर क्या पड़ेगा जोर पड़ेगा, और आगे आने वाले धीरे धीरे टाइम में उसकी आंखों पर प्रभाव पड़ेगा, तो आंखों की रोशनी कम होने लगेगी। दीवारों का रंग। दोस्तों कक्ष की दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए। कैसा? लाइट होना चाहिए, ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। बहुत चमकीले या काले रंग विद्यार्थियों की आंखों के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि काले रंग आपने देखा होगा, दीवारों पर काला रंग नहीं करते हैं, अंदर की तरफ काला रंग करते नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, ठीक है, अवशोषित करता है प्रकाश को भाई वो, ठीक है। अगर काला रंग कर देंगे ना तो वो उसमें अंधेरा ही रहेगा, अंधेरा रहेगा तब भी उसमें, ठीक है, हानिकारक होते हैं। मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्यात्मक दृष्टि से हरा रंग उपयुक्त माना जाता है। कौन सा रंग दोस्तों? मनोवैज्ञानिक और सौंदर्यात्मक दृष्टि से हरा रंग, जो कि हरा रंग क्यों? क्योंकि हरा रंग दोस्तों प्रकृति का रंग होता है। कैसा? प्रकृति का रंग, जो कैसा रहता है? जो शांत रखता है, बिल्कुल कैसा रखता है? शांत रखता है, स्थिर रखता है। शीशों का चयन। किसका चयन दोस्तों? शीशों का चयन। शीशों के चुनाव भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो यानी कि जो खिड़कियां लगी होती हैं, जो रोशनदान लगे होते हैं, उनकी बात करें, उनका जो प्रकाश, उनका जो शीशे हैं, उनका चुनाव। रंगदार शीशे प्रकाश में बाधक होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अपने पारदर्शी जो शीशे होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। कैसे? पारदर्शी जो शीशे होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश आ जाता है उनसे आसानी से। अगर वो रंग बिरंगे हों तो प्रकाश अंदर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कक्ष में रंगहीन शीशों का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? रंगहीन, यानी कि बिल्कुल रंगहीन होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और रंगहीन वो होनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों वायु का संचरण। कक्षों में वायु संचारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल अभी बताया था भाई, खिड़कियां होंगी, दरवाजे होंगे तो प्रकाश, जो वायु है वो आसानी से निकल जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। कहा गया है, क्या कहा गया है? कि हवा भी रोटी और पानी के समान ही का एक भोजन है। भाई बिल्कुल, वायु नहीं होगी तो हम तो जीवित रहेंगे नहीं। पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, रोटी महत्वपूर्ण है, लेकिन भाई हवा भी तो महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन भी तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। कक्षाओं में ताजी हवा का संचरण मन और दोस्तों शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। बिल्कुल दोस्तों, हवा आएगी, स्वच्छ हवा आएगी, तो स्वच्छ हवा दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होगी? लाभदायक होगी, ठीक है। घुटन वाले जो कमरे होते हैं दोस्तों, उनमें नीरसता, आलस्य तथा असुविधा का अनुभव होता है। जो घुटन वाले कमरे होते हैं दोस्तों, उनमें हवा नहीं पहुंच पाती है, उनमें होता क्या है? बच्चों में आलस भरा होता है। क्या? बच्चों में आलस आ जाता है, गर्मी हो जाती है दोस्तों वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों वहां पर माहौल बेकार हो जाता है, गर्मी हो जाती है, उमस हो जाती है। तो वायु का संचारण के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों वायु के संचरण के लिए, ये देखते हैं। पहला है दरवाजे और खिड़कियां। क्या? दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए। जैसे कि हवा और प्रकाश के लिए दरवाजों तथा खिड़कियों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। क्या दोस्तों? दरवाजे और खिड़कियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जो कमरे बना रहे हैं आप, तब खिड़कियों का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का कम से कम 1/5 होना चाहिए। क्या लिखा है? खिड़कियों का जो क्षेत्रफल है वो फर्श के क्षेत्रफल का कम से कम 1/5 होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहां पर 1/5 का मतलब है कि ये अगर क्षेत्रफल कितना है? टोटल 5 है। कितना है? 5 है। तो 5 का यदि हम एक हिस्सा, कितना? 5 का एक हिस्सा, यानी कि ये पूरा 5 है, ये पूरा 5 है। तो इसका कितना हिस्सा दोस्तों? इसका एक हिस्सा, यानी कि दोस्तों इसका इतना बड़ा हिस्सा जो है वो किस में आएगा? इसका इतना बड़ा हिस्सा जो है वो खिड़कियों में आ जाएगा। यानी कि इतने हिस्से पर खिड़कियां होंगी। आई बात समझ में? इतने हिस्से पर खिड़कियां होंगी, ठीक है। खिड़कियां फर्श से लगभग 3.5 से 4 फुट ऊंचाई पर होंगी। देखो भाई, जैसे कि दोस्तों ये अपना रूम है, ये अपना फर्श है नीचे की तरफ, ये वाला फर्श हो गया नीचे वाला, ठीक है, ये फर्श हो गया। अब दोस्तों फर्श की बात कर रहा है कि इससे दोस्तों 3 से 4 फुट की ऊंचाई पर, कितनी? 3 से 4 फुट की ऊंचाई पर दोस्तों, यहां से मान के चलिए, यहां इतनी ऊंचाई पर क्या होनी चाहिए? खिड़कियां होनी चाहिए, ठीक है, खिड़कियां होनी चाहिए। वैसे तो ये तो डिब्बा है भाई, आप समझ जाना, ठीक है। तो 3 से 4 फुट ऊंचाई पर क्या होनी चाहिए? खिड़कियां होनी चाहिए। इसके बाद देखो भाई,
तथा उन पर जाली लगी हो जिससे धूल मिट्टी और कीट प्रवेश ना कर पाए। तथा उन पर क्या लगी होनी चाहिए, उन खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए जिससे कि कोई भी कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर जो है उसके अंदर क्लास में प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, धूल मिट्टी अंदर ना जा पाए, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो रोशनदान। दोस्तों रोशनदान की बात करें, कक्षा कक्षों में रोशनदान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे गंदी हवा बाहर निकल सके, इससे कमरे की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बाहर निकल सके। बिल्कुल ऊपर की तरफ क्या लगे होने चाहिए, कमरे में रोशनदान लगे होने चाहिए जिससे कि अंदर की जो गैस है वो बाहर निकल सके। दोस्तों अंदर की जो घुटन है वो बाहर निकल सके। ठीक है, छत तथा हवा बाहर फेंकने वाले पंखे, छत होनी चाहिए दोस्तों, तथा हवा बाहर फेंकने वाले पंखे जैसे एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। एग्जॉस्ट फैन एक छोटे से रोशनदान के अंदर लगा होता है, वो जो कि अंदर की हवा को बाहर फेंकता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में छत के पंखों की व्यवस्था आवश्यक है भाई। ठीक है, गंदी हवा को बाहर फेंकते हैं, आपको पता है, निकालने के लिए हवा बाहर फेंकने वाले पंखे भी होने चाहिए। ठीक है भाई, गर्मी के मौसम में छत के पंखे होने चाहिए भाई, क्योंकि हवा चाहिए। ठीक है, उमस हो जाएगी क्योंकि बच्चों गर्मियों में मर जाएंगे नहीं तो भैया पंखा चाहिए हमको। पंखा के अलावा एग्जॉस्ट भी चाहिए जो यहाँ की जो गर्म हवा है जो बाहर फेंक सकें। ठीक है, वृक्ष वायु को दोस्तों ताज़ा और शुद्ध रखने के लिए विद्यालय परिसर में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। बिल्कुल ताज़ी हवा, शुद्ध हवा रखने के लिए स्कूल में क्या होने चाहिए, पेड़ पौधे होने जरूरी हैं। इसके बाद देखो फर्श की बात करें, अब बात करें फर्श की। कक्ष का फर्श समतल होना चाहिए। कैसा समतल होना चाहिए, चिकना फर्श होना चाहिए, परंतु फिसलन वाला नहीं होना चाहिए। कैसा भाई, कहीं ऐसी टाइल्स लगा दी, ऐसी मार्बल लगा दी, कहीं बच्चे फिसल जाएं उस पर, कहीं थोड़ा सा पानी फैला और भाई फिसल गए तो भाई फिसल जाएंगे तो भाई उनके लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। चिप्स का फर्श टिकाऊ होने के साथ साफ करना भी उसको आसान होता है। ठीक है, यानी कि फर्श ऐसा इतना भी चिकना ना हो, लेकिन हो तो सही, इतना ना हो कि कहीं गिर के बच्चे के लग जाए। दोस्तों उनको आसानी से साफ किया जा सके, ऐसे फर्श होने चाहिए। कक्ष का फर्नीचर। दोस्तों अब बात करते हैं फर्नीचर। कक्ष के निर्माण के बाद, कक्ष का जब निर्माण हो जाए, यानी कि स्टूडेंट क्लासरूम का निर्माण तो हो गया, फर्नीचर की व्यवस्था। अब भाई बैठने के लिए टेबल कुर्सी तो चाहिए, उनकी व्यवस्था सुचारू ढंग से की जानी चाहिए। बिल्कुल भाई टेबल कुर्सी चाहिए बच्चों को बैठने के लिए, क्योंकि फर्नीचर विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा और उपयुक्त फर्नीचर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अतः कक्ष के फर्नीचर के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है टेबल कुर्सी बैठने के लिए जरूरी होती हैं, बैठकर पढ़ने के लिए। ठीक है, बैठकर पढ़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पर टेबल कुर्सियों की बात हो रही है, डेस्क और कुर्सियां। किसकी, डेस्क और कुर्सियों की। देखो डेस्क यानी कि जो मेज होती है, डेस्क और कुर्सियां यानी कि आप जिस पर अपना बैग रखे हुए हो, जिस पर अपने किताब रख के पढ़ रहे हो, वो डेस्क हो गई। जिस पर आप बैठे हो वो कुर्सी हो गई। डेस्क और कुर्सियों का निर्माण विद्यार्थियों की आयु एवं लंबाई को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए भाई, कि कौन विद्यार्थी कितना लंबा है, इसके अनुसार भी टेबल कुर्सियों का निर्माण किया जाना चाहिए। डेस्क का आकार ऐसा हो कि विद्यार्थी सहज रूप से पढ़ लिख सके। बिल्कुल भाई, उन कुर्सी मेजों का आकार इस तरह से हो कि विद्यार्थी आराम से बैठ सके, कंफर्ट रूप से। किस तरह, कंफर्ट तरीके से। बहुत छोटे डेस्क होने पर बच्चों को झुककर काम करना पड़ता है। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा छोटी डेस्क है। ठीक है, मेज अगर सोचो कुर्सी बड़ी हो जाए, मेज छोटी हो जाए तो भी दिक्कत है। तो उनका आकार कुछ इस तरह से बनाओ कि बच्चे आराम से बैठ सकें। ठीक है, जिससे दोस्तों क्या होगा, यदि डेस्क छोटी डेस्क होने पर बच्चों का झुककर काम करना पड़ता है, जिससे हृदय, आमाशय तथा पाचन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वहीं अधिक बड़े डेस्क होने पर विद्यार्थियों को एक और झुककर कार्य करना पड़ता है। भाई यदि सोचो तुम सोचो, अब थोड़ी सी लंबी डेस्क हो, ऐसी कुर्सी छोटी हो, तुम क्या ऐसे काम करेंगे, ऐसे। और यदि ज़्यादा छोटी हो, ऐसे काम करेंगे झुक के। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए, जिससे रीढ़ की हड्डी में दोष तथा दृष्टि दोष उत्पन्न ना हो। दोस्तों आंखों पर प्रभाव ना पड़े, अपने शरीर के बैलेंस ना बिगड़े, उसके लिए इस तरह से व्यवस्थित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से उनका निर्माण करना चाहिए।
पृथक सीट, एक अलग सीट बनानी चाहिए। यदि डेस्क और कुर्सियां अलग अलग हों तो अधिक उपयुक्त रहता है, क्योंकि इससे बच्चों को उठने बैठने की सुविधा रहती है, सफाई भी आसानी से की जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, लंबी लंबी बेंच लगा देते हैं स्कूलों में, आपने देखा होगा, तो दिक्कत होती है, सफाई करने में दिक्कत होती है, फिर निकलने में एक विद्यार्थी निकल के जाएगा, उसके लिए परेशानी होती है। यदि अलग अलग डेस्क रहती हैं तो उनके लिए समस्या उत्पन्न नहीं होती है। क्या समस्या नहीं होती है? अगला है अकेली सीट। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अकेली सीट की व्यवस्था लाभकारी होती है। दोहरी सीट वालों डेस्क पर 2 विद्यार्थी आराम से बैठ सकते हैं तथा इससे व्यय भी कम है। हाँ, तुम 2 बच्चों के लिए भी एक डेस्क बना सकते हो, यानी कि 2 बच्चों के लिए बना सकते हो, ऐसा नहीं 3-4 के लिए एक बना दो, 2 बच्चों के लिए एक डेस्क बना सकते हो, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पीठ का सहारा, डेस्क या कुर्सी के पीछे पीठ का सहारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीठ का सहारा भी होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को बैठने में सुविधा हो। ठीक है, ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीजें किसकी हैं दोस्तों? फर्नीचर की बातें हो रही हैं। ये किसकी? फर्नीचर की बातें हो रही हैं अभी। इसके बाद है दोस्तों दराज की व्यवस्था। दराज यानी कि आप जिस टेबल पर बैठे हो उसके अंदर एक, जैसे कुछ सामान रखने के लिए क्या एक दराज होनी चाहिए, जिसमें आप कोई भी अपना सामान रख सको। ठीक है, डेस्क में पुस्तकों और अन्य सामग्री रखने के लिए क्या होनी चाहिए? दराज होनी चाहिए। डेस्क की ऊंचाई ऐसी हो कि उसकी निकटतम किनारी विद्यार्थियों की नाभि के पास हो। क्या दोस्तों? डेस्क की ऊंचाई ऐसी हो कि उसकी निकटतम किनारी जो है वो विद्यार्थियों की नाभि के पास हो। ठीक है, और डेस्क पर रखी वस्तुओं और विद्यार्थियों की आंखों के बीच की दूरी लगभग कितनी दोस्तों? 25 से 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बिल्कुल, कितनी? यानी कि डेस्क पर रखी हुई पुस्तक और आपकी आंखों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, डेस्क विद्यार्थियों की आयु के अनुसार हो। ठीक है, डेस्क विद्यार्थियों की आयु के अनुसार होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, टेबल जो कुर्सी है वो कैसी होनी चाहिए? मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए तथा उन्हें आसानी से हिलाया जा सके, ऐसी भी होनी चाहिए। कक्षाओं में डेस्कों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि अध्यापक सभी विद्यार्थियों पर आसानी से दृष्टि रख सके। ठीक है, विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों पर क्या रखे? आसानी से दृष्टि रखे। तो यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा, कॉलेजों में देखा होगा ज़्यादातर कि स्कूलों में भी, अब तो स्कूलों में भी होता है दोस्तों, जैसे कि एक टीचर जो होता है उसके लिए क्लासरूम के अंदर एक ओटानुमा टाइप में जहाँ पर वो पढ़ा रहा होता है उसकी ऊंचाई अधिक होती है, जबकि जो विद्यार्थी जहाँ होते हैं वो जो पोर्शन होता है दोस्तों वो नीचा होता है, उस पर टेबल लगी होती हैं, जिससे जो टीचर्स है उसकी जो निगाह है वो सारे विद्यार्थियों पर रहे, जैसे कि मेरी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अपने आज जो है ये चैप्टर को यहाँ तक कवर किया। तो कैसा लगा? पढ़ करके मज़ा आया होगा भाई, तुमने बड़े आनंद आए होंगे। हाँ, तो भाई चलते हैं, कल मिलते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कल। तो राम राम भाई सभी को।